नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवारों को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। गोवा में, यूपी में वादा किया होली दीपावली में हम गैस सिलेंडर देंगे, वादा निभाया नहीं। आज यह वादा मैंने सुना और कर दिया है, कर्नाटक के अंदर भी 3 सिलेंडर देंगे हम लोग। तो जो वादे निभा नहीं पाए गोवा में, यूपी में, उन पर कौन विश्वास करेगा कि आप यहाँ दे पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे 14 में किए थे, अगर उनकी स्पीच कोई पढ़ ले तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले 3 सालों में आपसे हजारों करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं, इसलिए अगले 5 सालों में हम आपका धन आपको देना चाहते हैं। जितना धन बीजेपी ने चोरी किया उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं। बीजेपी ने जो चोरी की थी उसकी सबसे बड़ी निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी, सपा एक दूसरे पर निकाय चुनाव को जीतने के लिए तमाम आरोप मढ़ रहे हैं। वहीं बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई। रिपोर्ट देखिए। खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है, जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। तो लीजिए जनाब, बीजेपी ने खोल दिए अपने द्वार। तो क्या वाकई में बीजेपी में बागियों की लगातार हो रही एंट्री से भाजपाइयों का किला मजबूत हो रहा है? बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खुद डिप्टी सीएम उनको पार्टी में शामिल किया है। सिर्फ सचान ही नहीं, बल्कि हाल ही में बीजेपी ने निकाय का नगाड़ा बजाते हुए विरोधियों के किले को हिलाने के लिए अपने घर के द्वारों से नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया है। आलम यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो दावा कर रहे हैं कि जो चाहे हो भाजपाई बन जाए, बीजेपी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। जनता ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह नकार दिया है और सभी के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। भैया ये सेंट मारिस को न मकइए। देखिए, सेंट मारिस को कहते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप, और ये खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है, जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी
समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। वहीं सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अपने शवाब पर है। बीजेपी सपा एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रही है। बीजेपी के मंत्रियों या फिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष जमकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जाइए, कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि योगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप आगे बढ़िए। ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज आप सबको देख करके मुझे अपने चुनाव से भी ज्यादा उत्साह मिठाई लाल जी के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। साफ है कि यूपी में निकाय चुनाव का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महासमर को जीतने के लिए पार्टियों ने योद्धाओं को रण में उतार दिया है। अब सवाल इस बात का उठता है, ये निकाय चुनाव बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई देखी जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना होगा जनता पर कौन सी पार्टी विश्वास करती है, कौन निकाय के चुनाव को फतेह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। सोमवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जहां पर सपा समेत विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जनता ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह नकार दिया है और सभी के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। भैया ये सेंट मैरीज को न मकइए। देखिए, सेंट मैरीज को कहते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप हो, और ये खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है, जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। जाइए, कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि योगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप आगे बढ़िए। ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज आप सबको देख करके मुझे अपने चुनाव से भी ज्यादा उत्साह मिठाई लाल जी के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी।
उधर छत्तीसगढ़ में आज दो बड़ी खबरें सामने आई, जिसमें पहली बड़ी खबर है जहां पर प्रदेश की सरकार को राहत देने वाली खबर है, वहीं दूसरी खबर बीजेपी को झटका देने वाली है। पहली बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से नौकरियों में भर्ती के 58% आरक्षण वाले हाईकोर्ट के रोक लगाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। उधर दूसरी बड़ी खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष नंदराय साय ने कांग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी को जोर का झटका धीरे से दे डाला। देखिए आप भी। आरक्षण को लेकर हरी झंडी मिली है तो दूसरी खबर, नंद कुमार साय जो कि आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से कई बार के सांसद और विधायक चुने गए, उन्होंने आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़ा झटका ऐसे माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उधर मुरादाबाद में एसपी सांसद के नाम से फर्जी पोस्ट वायरल करने का मामला सामने आया, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि आरोपी युवक भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद आईटी सेल का पूर्व महानगर संयोजक है। यह पोस्टर फेसबुक वॉल से साल 2019 में शेयर किया गया था। मामले पर सांसद ने कहा कि फर्जी पैम्पलेट बनाकर मेरे नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें मेरी और पार्टी की छवि को धूमिल किया गया है। साथ ही कहा गया कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, जिसके बाद सांसद के तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, एक फेक पंफलेट मेरे नाम से बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। सोशल मीडिया में उस पंफलेट में दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे समाजवादी पार्टी से मैं नाराज़ हूँ या समाजवादी पार्टी बहुत ख़राब पार्टी है। मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और बिल्कुल फेक पंफलेट है। और मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है ये उस वक्त का है जब मैं चुनाव लड़ रहा था। आज इसे वायरल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ। ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और बीजेपी का सोशल मीडिया ये देखा करते हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। नहीं, नाम से है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया में तो उसका नाम है ही, जिसने अपनी आईडी से डाला है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पंचायत सलोन के कस्बे में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गाली गलौज और एक दूसरे को धमकाने का आरोप लगाया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पर्यटन नगरी रानीखेत में रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब की तरफ से आयोजित माउंट बाइक रैली में 54 बाइकर्स ने प्रतिभाग किया। रैली को सुबह झंडी दिखाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जय किशन ने रवाना किया। 15 साल से नीचे वाले बाइकर्स के लिए 12 किलोमीटर और इससे ऊपर वालों के लिए 18 किलोमीटर के दूरी तय की गई थी। रैली का समापन समारोह रानीखेत क्लब में संपन्न हुआ। यहां पर मुख्य अतिथि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किया। आउटडोर जो ये इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही उम्दा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है और ये बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि भी जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल गेम्स की तरफ या कंप्यूटर गेम्स की तरफ इंडोर्स में ज़्यादा सिमट के रह गए हैं। तो हम सब की एक पहल है ये कि भी बच्चे जो है अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल से बाहर निकले और आउटडोर्स में आए। साइकिलिंग एक ऐसा इवेंट है, खास करके पहाड़ों में, जो आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा करता है। इसके अलावा बहुत कुछ प्रोग्राम होंगे और एसएसबी उसमें ऐसा भागीदारी करेगी। इसके बाद हमने प्लान किया है कि एक प्लॉगिंग रन होगा। इस प्लॉगिंग रन में सभी लोग जो है, सभी स्कूल्स को हम लोग इन्वाइट करें। झारखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से क्या क्या नहीं देखने को मिला। मामला स्वास्थ्य मंत्री के कथित अश्लील वीडियो से शुरू हुआ और डीएनए जांच की मांग से होता हुआ अवैध हथियार तक आ गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप है कि उनके पास हथियार है। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया, तो वहीं
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तुरंत आरोप को लपकते हुए ट्वीट कर झारखंड सरकार और बन्ना गुप्ता पर हमला बोला है। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर लग रहा है कि सरकार की मुश्किलें कभी कम होंगी भी या नहीं। ये सवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल हुए तथाकथित अश्लील वीडियो से सरकार की पहले से ही किरकिरी हो रही है। सरकार और मंत्री पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लगे हाथों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बन्ना गुप्ता पर एक और आरोपों का तीर छोड़ दिया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर अवैध असला रखने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए सरकार और बन्ना गुप्ता पर कटाक्ष किया और लिखा कि मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रतिबंधित हथियार रखने को लेकर पिछले कई दिनों से मीडिया में आ रही खबरें देख रहा हूं। मामला एक मंत्री जैसे सार्वजनिक व्यक्ति के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति से है और इस बारे में पुलिस की चुप्पी से लोगों में सत्ता और पद के दुरुपयोग का गलत मैसेज जा रहा है। आगे बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, सच क्या है इस बारे में पुलिस को बिना विलंब जांच कर कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मंत्री बन्ना गुप्ता को चाहिए अगर उन्हें किसी हथियार विक्रेता से गलत हथियार थमा दिया तो वे तुरंत इस हथियार को पुलिस मालखाने में खुद से जमा कराएं और विक्रेता के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, वरना इस गड़बड़ी के मामले में वे खुद भी गुनाहगार माने जाएंगे। इस ट्वीट को कर खुद पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल ये, क्या सीएम अपने मंत्री के खिलाफ जांच कराएंगे? अगर वाकई में मंत्री बन्ना गुप्ता से कोई हथियार बरामद होता है तो क्या जांच रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक होगी और माननीय मंत्री जी पर कार्रवाई होगी? क्योंकि वायरल वीडियो का मामला तो अभी ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि पहले तथाकथित अश्लील वीडियो से बवाल और अब अवैध हथियार पर छिड़ी सियासी तकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव में बेशक अभी कई महीने का समय बचा हो, लेकिन चुनावी तैयारी के मामले में प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा का कोई तोड़ नहीं दिख रहा। पार्टी में बूथों और शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुख और बूथ टोलियां का गठन हो चुका है, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख के पार है और ये समर्पित कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में 5 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे चुनाव में भाजपा 20 लाख कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मैदान में विपक्षी दलों को मात देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, जिसमें सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है और उसके मुकाबले विपक्षी दल बीजेपी से 2 कदम पीछे दिख रहे हैं। बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की इस जंग के लिए 2,90,000 पन्ना प्रमुख पार्टी की तरफ से बना लिए गए हैं, जिसमें पार्टी ने बूथ पर भी अपनी टोलियों का गठन कर दिया है और इन बूथों पर पार्टी के 1,29,000 कार्यकर्ता अपना चुनाव प्रबंधन संभालते हुए नजर आएंगे। साथ ही बूथ टोलियों का हर सदस्य 5-5 लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेगा, ताकि चुनाव से पहले पार्टी के पास 20 लाख से ज्यादा ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो जाए, जो चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करे और जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम करे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। बीजेपी ने अपनी बूथ कमेटियों के साथ साथ 4.5 लाख से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, ताकि चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सके। अब बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर दावा कर रही है कि इस फॉर्मूले से जीत के द्वार पर भाजपा पहले पहुंचेगी, मगर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि कसरत जनता के आक्रोश के आगे कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, जो उनके यहाँ गुटबाजी है, उससे वो रचनात्मक विपक्ष और सकारात्मक भूमिका में नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनको जनता के बीच में बने रहना चाहिए। जनता के बीच की समस्याओं का समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करना चाहिए। तो वो उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है, जनता ने लगभग उनको नकार दिया है, इसलिए उनको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता भी जानती है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी कि हम काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये दुनिया भर की घोषणाएं उन्होंने की थी। उनका अगर ये फौज भी खड़ी कर लें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि जो सपने उन्होंने
प्रदेश और देश की जनता को दिखाए, वो किसी से अछूते नहीं है। आज अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो ये प्रदेश पहले हमारा पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था, आज कौन से पायदान में चला गया। यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में ये हो गया कि सीआर कौन लिखेगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि इस क्षेत्र का विकास कौन करेगा, कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। उत्तराखंड को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज तैयार करने के साथ साथ बूथों की जिम्मेदारी भी पार्टी विधायकों सांसदों को सौंप दी है। खैर, बीजेपी की मेहनत रंग लाती है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, मगर तैयारियों का नगाड़ा तो बज ही गया है। मिशन 24 को पाने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन बीजेपी के सामने अन्य सियासी दल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने संगठन और प्रकोष्ठों के अलावा बूथ कमेटियों का गठन कर चुकी है, ताकि चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सके और उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर से जीत हासिल हो सके। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने वाले युवक से जुड़ी खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप सिंह। उन्नाव के थाना माखी क्षेत्र के रहने वाले रनागढ़ी के युवक ने लखनऊ जाकर सीएम आवास के बाहर आत्मदाह किया था, जिसमें वह लगभग 40% बुरी तरह से जल गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उसकी इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई। पूरी जानकारी उन्नाव सफीपुर के सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने दी। ऋषिकांत शुक्ला ने बताया कि उक्त युवक ने पहले सफीपुर के विधायक बम्बालाल को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे वो परेशान था। हालांकि उसकी जो लोकेशन थी वो दादरा नगर हवेली बताई जा रही थी, लेकिन पुलिस लगातार उसकी जांच में तफ्तीश में जुटी थी। लेकिन युवक फौरन पहुंच गया लखनऊ सीएम आवास, जहां पर उसने आत्मदाह किया। वहीं मौजूद पुलिस बल ने उसे वहां बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त युवक ने विधायक पर कई आरोप भी लगाए थे। हालांकि अब ये तो एक रहस्य ही रह गया कि क्यों आखिर उसने ऐसा किया, क्यों उसने धमकी दी और उसने क्या आरोप वो विधायक पर लगा रहा था। पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। सिद्धार्थनगर जिले में एक बुजुर्ग पिछले 2 दिन से धरना दे रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले 2 दिनों से एक बुजुर्ग धरना प्रदर्शन दे रहा। आपको बता दूं कि उस बुजुर्ग का कहना कि मैं 1980 में बीएड करके जो है नौकरी नहीं पाया, जो कि वो आरोप भी लगा रहा है सरकार के ऊपर। ये कहना है उसका कि जो है 133 करोड़ जो फर्जी शिक्षकों की भर्ती होके जो फर्जी शिक्षक बने हुए थे, अब उनसे जो वसूली हुई है 133 करोड़, उस 133 करोड़ में से 5 करोड़ रुपया मुझे दिया जाए। और मैं अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना चाहता था। इस गरीबी से और नौकरी ना मिलने की वजह से मैं उनको अच्छा नागरिक देश का नहीं बना पाया। वो बता रहा कि हमारी बीवी भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, पैसे की वजह से मैंने जांच तक नहीं करवा पाया, उसकी भी मौत हो गई। अब वो सारी डिग्रियां लेके कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठा है और कह रहा कि जो है सरकार मुझे 5 करोड़ रुपए दे, जो कि फर्जी प्रमाण पत्र पे जो अभी तक नौकरियां करते थे, अब उनकी जांच हुई तो जांच में वो फर्जी पाए गए और उनकी रिकवरी भी की गई। तो उस 133 करोड़ में से मुझे सरकार 5 करोड़ रुपया दे। तो 5 करोड़ की वो मांग कर रहा और धरने पर बैठा है। अब उसकी समस्या का निदान कब होता है ये तो समय बताएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।